4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए जंग शुरू हो चुकी है। जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु में राज्यसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं और महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में एक एक सीट और कर्नाटक में 2 सीटों पर कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने शिवसेना को समर्थन का ऐलान कर उद्धव ठाकरे को राहत दी है। हम आपको बता दें कि राजस्थान में भी एक सीट पर कांटे की टक्कर है। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने अशोक गहलोत की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उधर कांग्रेस ने यह दावा किया है कि उनके तीनों उम्मीदवार जीत रहे हैं। आज हैरानी की बात यह कि अशोक गहलोत खुद पोल एजेंट बनते हुए नजर आए। हरियाणा में कांग्रेस के अजय माकन की सीट भी फंसी हुई है। उनकी टक्कर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से है, जिन्होंने चौटाला के साथ साथ निर्दलियों के समर्थन की बात कही है। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, वहां पर किस सीट पर पेच फंसा हुआ है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कोई ना कोई एक ऐसी सीट है जहां पर संशय बना ही हुआ है। देखिए, हरियाणा की अगर बात करें तो दिलचस्प, रोचक के साथ साथ ये चुनाव अब कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो गया है। हरियाणा में अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का मकान है और यहां पर 2 बसों में भरकर विधायकों को लाया गया है। 31 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 30 विधायकों की जरूरत है। कुलदीप बिश्नोई मत डाल चुके हैं, जिस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन 30 विधायक भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा राजीव शुक्ला, जिनको पर्यवेक्षक बनाया हुआ है, वो यहां पर मौजूद है। भूपेश बघेल, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर के रिजॉर्ट में तमाम विधायकों को ठहराया गया था, तो वो अगुवाई करके तमाम विधायकों को यहां पर लाए हैं। भूपेंद्र हुड्डा का ये आवास है। और दूसरी तरफ अगर तस्वीर की बात करें तो बीजेपी के विधायकों को, यानी कि सत्ता पक्ष के विधायकों को भी रिजॉर्ट से विधानसभा पहुंचते हुए तस्वीरें हमने दिखाई हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर पहुंचे हुए हैं। डर इस बात का है कि अगर एक भी वोट या रद्द हो जाती है या क्रॉस हो जाती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी फजीहत हो सकती है, क्योंकि अजय माकन कहीं ना कहीं राहुल गांधी खेमे के नेता हैं और राजस्थान से लेकर हरियाणा में तीनों चारों जो ठीक है सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास आएंगे। सुप्रिया भी हमें नजर आ रही हैं। सुप्रिया, सुभाष चंद्रा की राजस्थान जाने से वहां की सियासत भी गर्मा गई है। हमने देखा कि पहला मौका यह है कि सीएम अशोक गहलोत खुद पोल एजेंट बनकर नजर आए, सबसे पहले वोट डाला, निर्दलियों को डलवाया। जरा बताइए कितना दिलचस्प है वहां का राज्यसभा चुनाव की वोटिंग? सुप्रिया को शायद आवाज नहीं मिल रही है। मुंबई का रुख कर लेते हैं, वहां से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋत्विक भालेकर वहां से हमारे साथ हैं। ऋत्विक, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का आना, वहां पर पूरी तरीके से समीकरणों का बदलना, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, कल देर रात तक बैठकों का दौर शुरू रहा, जिसमें एमआईएम के जो सांसद है इम्तियाज जलील, उन्होंने पहले तो एनसीपी के जो नेता है, डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के अजीत पवार, उनसे मुलाकात की। लेकिन कल अचानक रात 1 बजे वो ट्राइडेंट होटल पहुंचे और ट्राइडेंट होटल के कई सारे जो विधायक है शिवसेना के, वो वहां पर रुके हुए थे। उन्होंने वहां पर शिवसेना के बड़े नेताओं के साथ रात भर बैठक की। ये बैठक 1 घंटे तक चली और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ मांगे उन्होंने शिवसेना से मंगवाई है, क्योंकि सीएम शिवसेना के है। वहां पर जब उन्हें बताया गया कि ये मांगे जो है इस चुनाव के बाद तुरंत पूरी की जाएगी, उसी के बाद सुबह 5 बजे इम्तियाज जलील ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि हम शिवसेना के साथ है, हम एमवीएस सरकार के साथ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर बीजेपी पर खूब हमला बोला था। अब शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी पीड़ित
होगा, पीड़ित परिवारों की मदद की जाएगी। कब तक ये भय का माहौल बना रहेगा? कब तक आप उनकी नजरअंदाजी करते रहेंगे और बार बार दिखाएंगे नॉर्मल सी है, पर यहाँ पे कुछ नॉर्मल है नहीं। टारगेटेड किलिंग इज अ साइन कि एक फियर का माहौल बनाया जा रहा है, वातावरण बनाया जा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये भय को निकालें, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार हो, शिवसेना हो, हम 1990 के दशक की बात करें, अब की बात करें, हम प्रखरता से इसको उठा रहे हैं और आगे उठाते रहेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडितों का उपयोग केंद्र सरकार ने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के लिए महाराष्ट्र का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। बुधवार को औरंगाबाद में सीएम ठाकरे ने भी कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग का मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। काश्मीरी पंडित ज्या त्यांची हालत झालेले, त्याही वेळेला शिवसेना प्रमुख त्यांच्या पाठी उभे राहिले नसते तर आज हिंदुत्वाच्या जोरावरती तुम्ही दिल्ली काबीज करू शकला असतात काय? हे पहिले स्वतःच्या मनाला मन असलंच तर विचारा आणि मग आमच्या अंगावरती या। हिंदुत्वाचे धडे तुमच्याकडनं आम्ही घेण्या एवढे पोकळ हिंदुत्ववादी नाही, हे मी मुद्दामून काही बातमी घेऊन आलेलो आहे। हे काश्मीरी पंडितांचा आक्रोश, पुन्हा त्यांनी घर सोडले, काय गुन्हा काय त्यांचा? आपल्या हिंदुस्थानामध्ये पुन्हा एकदा तीच वेळ येते की काय काश्मीरमध्ये नवी ती आलेली आहे। घरामध्ये जाऊन गोळ्या घालतात, शाळेमध्ये जाऊन गोळ्या घालतात, कार्यालयामध्ये जाऊन गोळ्या घालतायत, पण कोणालाच काही पडलेलं नाही, चिंता नाहीये। आम्हाला नको तिकडे काढायला लावायचे, जा ना, हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पडा, जा। जा, उगाच कुठेतरी जाऊन ते दुधाचा अभिषेक काय करताय? हनुमान चालीसा नाही पडलं तर हिंदुत्व नाही। अरे हे नामर्दाचं हिंदुत्व आमच्याकडे नाहीये। मर्द असाल तर काश्मीरी पंडितांची पहिली रक्षा करा, जा तिकडे, हिम्मत असेल तर तिकडे जा। गुरुवार को टारगेट किलिंग के शिकार हुए परिवारों से मिलने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो मुंबई जाकर अपने दौरे की रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को सौंपेंगी, जिसके बाद शिवसेना बताएगी कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करने वाली है। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करते उत्तराखंड की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चॉपर की लैंडिंग के दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल धूल का ऐसा गुबार उठा कि लोगों में भगदड़ मच गई। भारी भीड़, तभी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए पहुंचता है और पल भर में धुएं का ऐसा गुब्बार छाता है कि हेलीकॉप्टर भी दिखाई नहीं देता। नजर आती है तो सिर्फ अफरा तफरी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चक्राता के मिनी स्टेडियम पंजी टिलानी में आयोजित खेलकूद सांस्कृतिक महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन धामी का हेलीकॉप्टर भारी भीड़ के बीच इस तरह लैंड हुआ कि सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इससे पहले 30 मई को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर अनियंत्रित लैंडिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब दोनों हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस मामले में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया है कि ऐसे हादसे दोबारा नहीं होने चाहिए। इसके लिए हेलीपैड पर पुख्ता सुरक्षा किया जाए और बैरिकेडिंग लगाई जाए। अंकित शर्मा के साथ टीना साहू, देहरादून, आज तक। कानपुर की बात करेंगे। कानपुर में जबरदस्त गहमा गहमी है क्योंकि आज फिर जुम्मा है और कानपुर पुलिस की मुश्किलें यहां बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। एक हफ्ता पहले जुमे के ही दिन कानपुर में ये हिंसा हुई थी, आज भी उपद्रव का अंदेशा है। हम आपको बता दें कि आज जुमे को देखते हुए पुलिस ने हालात में सुरक्षा के भारी इंतजाम रखे हैं। फ्लैग मार्च हो रहा है तो वहीं ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। क्या है कानपुर में इस वक्त के हालात, ये हम आपको दिखाते हैं हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट से। एक हफ्ते बाद भी कानपुर में सुरक्षा बलों की जबरदस्त कदमताल है। एक हफ्ते बाद भी कानपुर शहर को खौफ और अंदेशे से मुक्ति नहीं मिल पाई है। एक हफ्ते बाद भी कानपुर से उस हिंसा के निशान नहीं मिट पाए हैं जिसने इस शहर को झकझोर कर रख दिया था। कानपुर के लिए आज इम्तिहान का दिन है। आज जुमा है, वही दिन जब दंगाइयों ने कानपुर के अमन चैन पर धावा बोला था। इस शहर की शांति को पटरी से धकेल दिया। हिंसा के उस जख्म को खत्म करने के प्रयास में पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। लोग इकट्ठा ना हो, इसके लिए कानपुर पुलिस ने एक अलग इंतजाम किया है। यह इंतजाम ई रिक्शा के जरिए किया गया है। ई रिक्शा पर एक कांस्टेबल बैठा हुआ है जो
जो इकट्ठा हो रही भीड़ को बताएगा कि धारा 144 लागू है और बिना जरूरत के भीड़ लगाने वालों के खिलाफ कानपुर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए पीडीएस यानी कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया हुआ है और ये पूरे इलाके में, जिस इलाके में बीते शुक्रवार को हिंसा हुई, पूरा बेकनगंज अनवरगंज का इलाका है, जिस इलाके में हिंसा हुई, जहां जहां नमाज हो रही है, वहां पर इसी तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि कानपुर पुलिस सुरक्षा कर रही है, लेकिन अनावश्यक भीड़ लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। कानपुर में आज भी पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। पुलिस के सीनियर मोस्ट अधिकारी फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि इस बात का पूरा अंदेशा है कि उपद्रवी तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस एक्शन में कोई कोताही नहीं कर रही। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही एरिया है जहां से उस दिन 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। ये एक बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे कई पत्थर और ईंटें रखे हुए हैं, जिससे पिछली बार जब हिंसा हुई तो यहां से पत्थर का इस्तेमाल करके पत्थरबाजी हुई। आप देख सकते हैं नगर निगम की ये छोटी जेसीबी इन पत्थरों को उठा के वापस ट्रक में डाल रही है। इन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस एरिया के आसपास ऐसा कोई भी जगह ना हो जहां पे एक भी ईंट पत्थर बचा हो। अब तक 8 एफआईआर और 55 आरोपियों की गिरफ्तारी से साफ है कि पुलिस कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस के पोस्टर अभियान का भी असर दिख रहा है। 40 आरोपियों की तस्वीरें जारी हुई थी, उनमें से 7 को दबोच लेने में पुलिस कामयाब रही। बाकियों के भी पुलिस की जाल में उलझने और फंसने के पूरे चांस हैं। पुलिस ने पीस कमेटी के साथ भी मीटिंग की है। कमिश्नर विजय सिंह मीणा खुद एक एक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और सुनिश्चित करें कि उसको वेरीफाई करें। व्हाट्सएप पर अगर कोई सूचना आ रही है तो उसे फॉरवर्ड न करें, क्योंकि अगर आप इसको फॉरवर्ड करेंगे तो आप भी उसके भागीदार हो जाएंगे। चीजों में, माहौल में र्यूमर्स फैलाने की कोशिश हो रही है, भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही है तमाम तरीके से। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आप सभी को आगे आना होगा, शहर के अमन चैन को कायम करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दरअसल कानपुर को सबसे ज्यादा खतरा अफवाह फैलाने वाले गैंग से है। ये गैंग मजहब के नाम हिंसा फैलाने की साजिश करता है। इस गैंग के कारनामों की पूरी कलई खुलती जा रही है। दंगा गैंग बेनकाब हो रहा है, एक एक की धरपकड़ हो रही है, नए नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। एसआईटी ने तेजी से जांच शुरू कर दी है। अब तमाम दंगाइयों को दबोचे जाने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली। कानपुर पुलिस कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारी चौराहों से लेकर गलियों में गश्त कर रहे हैं, भरोसा दिलाने के लिए कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए कानपुर पुलिस मुस्तैद है, लेकिन बलवाइयों से निपटने के लिए भी पुलिस तैयार है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। संतोष कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कानपुर से जुड़ गए। संतोष, देखिए वहां पर फ्लैग मार्च हो रहा है, छावनी जैसा वो इलाका तकरीबन इस वक्त दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्या ये सिर्फ उसी इलाके तक सीमित है जहां पर पिछली बार हिंसा हुई थी, या फिर कुछ और भी इलाके हैं जो चिन्हित किए गए हैं? देखिए, कानपुर पुलिस कमिश्नर आज के हालात पर बोल रहे हैं, उनसे बात कर। आ जाइए सब हो गया रेडी। देखिए, जो सब मुख्य पॉइंट हैं वहां पर हमारी पीएसी और आरएफ लगी हुई है। सभी वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड पर हैं। ड्यूटियां सुबह 9 बजे से लग गई थी। अभी सब सीनियर ऑफिसर्स मौके पे जाकर उनको ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो मुख्य बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं, छत ड्यूटियां हमारी लगी हुई हैं, ड्रोन से चेकिंग की जा रही है। और ये तो हमारी पुलिस की तैयारियां। उसके अतिरिक्त हम पिछले दो तीन दिन से जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनसे कई राउंड मीटिंग हो चुकी है। मेरे लेवल पर मीटिंग हुई है, उससे पहले एसीपी लेवल पर, थाना अध्यक्ष लेवल पर जितने भी पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, सब ने मीटिंग की है। और सभी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई बात ना हो, और सब लोग सहयोग कर रहे हैं और सब अमन और सौहार्द बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। शहर में सभी लोग लगे हुए हैं साथ में। और इसके अतिरिक्त हमारे जो ये तो इस एरिया के अतिरिक्त जो हमारे अन्य एरिया हैं, कल्याणपुर है, नौबस्ता है, वहां पर भी फोर्स मुस्तैद है। थैंक यू।
देखिए, ये कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो इलाके हैं जहां पर संवेदनशीलता बनी हुई थी 3 जून को जो कुछ हुआ, ये वो इलाके हैं जहां पर कानपुर पुलिस कमिश्नर खुद गश्त कर रहे हैं। लेकिन कानपुर के पूरे इलाके को, पूरे शहरी इलाके को जो संवेदनशील है, वहां पर भी इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था करी गई है। अगर हम बात करें 17 कंपनी पीएसी यानी पुलिस की जो आर्म फोर्स है वो है यहाँ पर, 3 कंपनी सीएपीएफ है और कानपुर पुलिस जो उन संवेदनशील इलाकों में खुद गश्त कर रही है। करीब 150 ऐसे गलियां हैं, स्थान हैं जहां पर चिन्हित किया गया है। तो उन इलाकों में ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। शहर के आम लोगों से भी बातचीत की जा रही है ताकि शहर के अमन चैन को बरकरार रखा जाए। जो विभिन्न धर्मगुरु हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रहा है कानपुर पुलिस प्रशासन। कल भी पीस कमेटी की बैठक हुई तो कहा जा सकता है कि हालात को पूरी तरीके से काबू करते हुए आगे कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात को सुनिश्चित कराया जा रहा है। जी शुभंकर जी। जी, अब जरा ये तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, लेकिन जरा बताइए कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि बार बार वो कह रहे थे एक तरफा कार्रवाई हो रही है, आज भी इतनी चाक चौबंद चीजें हैं उनके इलाकों में, तो उनके शहर काजी से लेकर बाकी लोगों के रिएक्शंस क्या आ रहे हैं इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में, क्योंकि वो पक्ष जानना भी जरूरी है। देखिए, कल शाम से जिस तरीके से पीस कमेटी के साथ बैठक हो रही थी, तो उस बैठक के दौरान ही ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। गुजरात के नवसारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधन दे रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। भाइयों और बहनों, 8 साल पहले आपने अनेक अनेक आशीर्वाद दे करके, बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे राष्ट्र सेवा की अपनी भूमिका को विस्तार देने के लिए आपने मुझे दिल्ली भेजा था। बीते 8 सालों में हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों नए लोगों, अनेकों नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारा गरीब, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, ये सभी अपना पूरा जीवन मूल जरूरतों को पूरा करने में बिता देते थे। ऐसे कालखंड थे। आजादी के इस लंबे काल तक, इस लंबे कालखंड तक जिन्होंने सबसे अधिक सरकार चलाई, उन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जिस क्षेत्र, जिन वर्गों की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उन्होंने विकास किया ही नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए जरा मेहनत ज्यादा पड़ती है। पक्की सड़कों से जो सबसे अधिक वंचित थे, वो गांव थे हमारे आदिवासी क्षेत्र के। जिन गरीब परिवारों को 8 साल में पक्का आवास मिला, बिजली मिली, शौचालय मिला और गैस कनेक्शन मिले, उनमें से अधिकतर मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े परिवार के लोग थे। शुद्ध पीने के पानी से वंचित सबसे अधिक हमारे गांव थे, हमारे गरीब थे, हमारे आदिवासी भाई बहन थे। टीकाकरण का अभियान चलता था तो गांव, गरीब और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने में बरसों लग जाते थे। शहर में तो पहुंच जाता था, टीवी में, अखबारों में जय जयकार भी हो जाता था, लेकिन दूर सुदूर जंगल रह जाते थे।